है ना। ओके, एग्रीकल्चर वी आर मतलब स्टडिंग एग्रीकल्चर। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट टाइप्स ऑफ फार्मिंग, है ना। टाइप्स ऑफ फार्मिंग। फार्मिंग इज प्रैक्टिस इन वेरियस वेज अक्रॉस द वर्ल्ड। फार्मिंग जो है वो वर्ल्ड में बहुत जगह प्रैक्टिस की जाती है फार्मिंग की, डिपेंडिंग अपॉन द जियोग्राफिकल कंडीशंस। अब ये फार्मिंग किस पे डिपेंड करती है, जो फैक्टर्स हैं उसमें है, ये इम्पोर्टेंट है बेटा, इसको अंडरलाइन कर लेना। ठीक है, जो फार्मिंग की जाती है उसमें कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, जिसमें सबसे पहले है जियोग्राफिकल कंडीशंस, ठीक है, डिमांड ऑफ प्रोड्यूस, लेबर एंड लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, फार्मिंग, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। इनसे फार्मिंग की जाती है कि जैसे कौन सी क्रॉप्स कौन सी क्लाइमेट में सूट करेगी, प्रोड्यूस की डिमांड क्या है, लेबर्स अवेलेबल है या नहीं, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी क्या है, लेवल टेक्नोलॉजी क्या है कि टेक्नोलॉजी का लेवल क्या है, कि जैसे कई जो सेल्फ कंजप्शन के लिए ग्रो कर रहे हैं उसमें टेक्नोलॉजी का लेवल थोड़ा सा ज़्यादा, मशीन्स नहीं होंगी वहाँ पे, ज़्यादातर लेबर्स ही काम करते हैं, है ना। इसीलिए फार्मिंग को क्लासिफाई किया हुआ है टू मेन टाइप्स में क्लासिफाई किया हुआ है, एक सब्सिस्टेंस फार्मिंग, एक कमर्शियल फार्मिंग, है ना। सब्सिस्टेंस फार्मिंग जो होती है वो बेसिकली सेल्फ कंजप्शन के लिए होती है ना, सेल्फ कंजप्शन। सेल्फ कंजप्शन समझ गए? सेल्फ कंजप्शन क्या होता है, जिसमें इतना प्रोड्यूस करना कि आप सेल्फ कंज्यूम कर सकें, है ना। सरप्लस में होता है कि आप कमर्शियली इसको मार्केट में दे सकते हैं, लेकिन सेल्फ कंजप्शन क्या होता है, जिसमें आप खुद के लिए प्रोड्यूस करें, खुद का काम चल जाए, ठीक है, ये होती है सब्सिस्टेंस। कमर्शियल में होती है सरप्लस प्रोड्यूस करना, जिससे कि सेल्फ कंज्यूम भी कर लें और इसको मार्केट में सेल करें। तो ये दो तरह की, समझ आ गई ना। अब इसको डिटेल में पढ़ लेंगे, समझ आ गई आपको, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। ये 10th तक है ये टॉपिक आपका। ओके मैम। मैम ये कौन सा सब्सटेंस सब्सिस्टेंस एंड कमर्शियल, आगे समझ में? मैम मेरे को नहीं आया। सब्सिस्टेंस का मतलब है सेल्फ कंजप्शन, मतलब छोटे से स्मॉल प्लॉट में क्रॉप्स को ग्रो करना जिसमें सेल्फ कंज्यूम कर ले, मतलब खुद के लिए उगाना, जैसे गेहूं उगा लिए, चावल उगा लिए, सब्जी उगा ली, जो भी खुद के सेल्फ कंजप्शन के लिए उगा लिया। कमर्शियल में यह कि सरप्लस क्रॉप्स ग्रो करना जिससे कि मार्केट में सेल कर सके। अब समझ में आ गया? यस मैम। है ना। अब इसको डिटेल में पढ़ लेंगे। ये सरप्लस इसमें होता है, सरप्लस क्रॉप्स, ठीक है। इस तरह की जो सब्सिस्टेंस फार्मिंग है वो फार्मर्स की फैमिली की नीड को फुलफिल करने के लिए होता है। जैसे कोई भी फार्मर है, खुद की नीड क्या है उसको फुलफिल करने के लिए सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती है। ट्रेडिशनली जो होती है ये लो लेवल टेक्नोलॉजी में, और हाउस होल्ड लेबर्स होते हैं, इसमें घर के ही लेबर होते हैं, है ना, बाहर से किसी लेबर को नहीं बुलाते, मजदूर को नहीं बुलाते। और इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज होती है वो लो लेवल की होती है, बड़ी बड़ी मशीन्स नहीं होती, छोटी मोटी मशीन से काम चल जाता है, ठीक है। जो स्मॉल, इसका जो आउटपुट आता है, अब बेसिक छोटे आउटपुट में क्या आएगा, छोटा ही इनपुट में छोटा ही आउटपुट आएगा, तो स्मॉल आउटपुट होता है ये, जिसमें सेल्फ कंजप्शन हो सके। सब्सिस्टेंस फार्मिंग कैन बी फर्दर अब सब्सिस्टेंस फार्मिंग को भी क्लासिफाई किया हुआ है ना, इसको भी क्लासिफाई किया है। एक होता है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एंड एक होता है प्रिमिटिव। ये बहुत ध्यान से पढ़ना। सबसे पहले तो फार्मिंग को क्लासिफाई किया है टू टाइप्स में, है ना, सब्सिस्टेंस एंड कमर्शियल। सब्सिस्टेंस मैंने क्लियर कर दिया। अब सब्सिस्टेंस जो फार्मिंग है इसको भी आगे क्लासिफाई किया हुआ है, एक होता है इंटेंसिव, एक होता है
प्रिमिटिव। ठीक है, इंटेंसिव सब्सिस्टेंट एग्रीकल्चर में क्या होता है, जो फार्मर कल्टीवेट करता है, वो जो भी कल्टीवेशन होता है वो स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड पे होता है, जिसमें सिंपल टूल्स यूज किए जाते हैं, ज़्यादा लेबर्स होती है ना, टूल्स बहुत कम होते हैं, लेबर्स ज़्यादा होती है। क्लाइमेट विथ लार्ज नंबर ऑफ डेज विथ सनशाइन एंड फर्टाइल सॉइल परमिट ग्रोइंग ऑफ मोर देन वन क्रॉप एनुअली ऑन द सेम प्लॉट। जो क्लाइमेट है, जो लार्ज नंबर डेज है, सनशाइन पे डिपेंड रहते हैं, फर्टाइल सॉइल्स पे, जो फर्टाइल सॉइल है वो साल में केवल एनुअली सेम प्लॉट पे या सेम लैंड पे एनुअली एक ही क्रॉप ग्रो हो सकती है। ठीक है, इंटेंसिव में सेम प्लॉट पे सेम लॉट जो भी है प्लॉट है उस पे एक ही तरह की फसल, एक से ज़्यादा फसल नहीं हो सकती। ठीक है, राइस इसमें मेन क्रॉप होती है इंटेंसिव की, और अदर क्रॉप्स जो हैं वो वीट हो गया, मेज हो गया, पल्सेस हो गए, ऑयल सीड्स हो गए। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर इज प्रेवलेंट इन द थिकली पॉपुलेटेड एरिया ऑफ द मॉनसून रीजन ऑफ साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया। जो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर है ये बेसिकली कहाँ प्रेवलेंट है, जो जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है ना, थिकली पॉपुलेटेड एरियाज में, मॉनसून रीजन्स में। ऐसे रीजन्स कौन से हैं, साउथ हो गया, साउथ ईस्ट हो गया, ईस्ट एशिया हो गया। आप देखना साउथ में लोग राइस बहुत खाते हैं, स्टेपल डाइट होता है, राइस उनके डाइट में होता है, वीट ईट नहीं होता है ना। दाल। हाँ बिल्कुल, तो क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे राइस बहुत ग्रो होता है, मॉनसून रीजन है। अब राइस को ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है, तो साउथ और साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया में ज़्यादातर जो फसलें होती है वो राइस होता है ना। अब है प्रिमिटिव, इंटेंसिव समझ आ गया, प्रिमिटिव इसमें शिफ्टिंग कल्टीवेशन और नोमेडिक हर्डिंग कहते हैं। ठीक है, अब इस शिफ्टिंग में क्या होता है कि एक स्मॉल प्लॉट पे आपने क्रॉप ग्रो करी, अब उसको छोड़ के कहीं और शिफ्ट कर जाना, दैट इज शिफ्टिंग। और नोमेडिक मतलब घूम घूम के एक प्लॉट पे आपने फसल उगाई, फिर इसको छोड़ के दूसरी जगह पे चले गए, ये होता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड नोमेडिक हर्डिंग्स भी है इसमें। शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो प्रैक्टिस होती है वो थिकली फॉरेस्टेड एरियाज में होती है ना। पहले उसमें इंटेंसिव में क्या था, थिकली पॉपुलेटेड, और इसमें थिकली मतलब फॉरेस्ट एरियाज में होती है, जो कि अमेजोन बेसिन में है, ट्रॉपिकल अफ्रीका में, साउथ ईस्ट एशिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में है, जो होती है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। दीज आर द एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल एंड क्विक रीजनरेशन ऑफ वेजिटेशन। ये जो एरियाज हैं, जैसे आप अमेजोन बेसिन देख लो, ट्रॉपिकल अफ्रीका देख लो, साउथ ईस्ट एशिया देख लो, नॉर्थ ईस्ट इंडिया हो गया, इसमें हैवी रेनफॉल होती है, बारिश बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इसमें वेजिटेशन रीजनरेट भी कर सकते हैं, दोबारा से जनरेट भी कर सकते हैं। प्लॉट ऑफ लैंड इज क्लियर्ड बाय फेलिंग द ट्रीज एंड बर्निंग दैम। जो लैंड है वो क्लियर किया जाता है, जैसे बहुत फॉरेस्ट एरिया है तो खूब पत्तियां झड़ती होंगी, खूब पेड़ गिरते होंगे, तो जो फेलिंग द ट्रीज हैं इनको क्या करते हैं, वो बर्न करते हैं, जला देते हैं। ठीक है, उसको क्लियर करते हैं। भाई इतनी पत्तियों, जब बहुत घना फॉरेस्ट है तो उसमें क्या होगा, आप छोटे से घर में देखो, पेड़ पौधे से कितनी पत्तियां, फूल और कई बार पौधे ऐसे ही गिर जाते हैं, है ना। तो क्या करते हैं, ऐसे इसको ये क्लियर करते हैं इनको जला के। ठीक है, द एशेज आर देन मिक्स विद द सॉइल। जो एशेज होती हैं, जला बर्निंग के बाद जो एशेज होती है, राख जो निकलती है वो सॉइल के साथ मिक्स हो जाती है, और फिर सॉइल क्या आती है, और ज़्यादा फर्टाइल हो जाती है। ठीक है, तो जब बर्निंग ट्रीज से क्या होती है, एशेज मिक्स होती है सॉइल के साथ, सॉइल फर्टाइल हो जाती है, फिर उसमें उगता है मेज, यैम, पोटैटोज, कसावा, ये ग्रो किए जाते हैं। सॉइल लूजेज इट्स फर्टिलिटी, जैसे ही सॉइल अपनी फर्टिलिटी लूज करती है, द लैंड इज अबेंडन एंड द कल्टीवेटर मूव्स टू ए न्यू प्लॉट। जो लैंड कल्टीवेटर्स हैं वो ज़मीन छोड़ देते हैं वो वाली, और कहाँ मूव कर जाते हैं, नए प्लॉट पे। ठीक है, पहले तो उन्होंने क्या किया कि जो फेलिंग ट्रीज हैं उनको बर्न किया, है ना। वो जो ऐश निकली उससे सॉइल थोड़ी सी फर्टाइल हुई, सॉइल फर्टाइल होने के बाद ये प्रोड्यूस हुआ। ये प्रोड्यूस होने के बाद जब सॉइल अपनी फर्टिलिटी लूज कर देती है तो ये कहाँ करते हैं, उस लैंड को अबेंडन होता है, लीव कर देना, छोड़ देना, उसको अबेंडन करके ये न्यू प्लॉट में
चले जाते हैं, मूव कर जाते हैं. दैट इज कॉल्ड शिफ्टिंग कल्टीवेशन. शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज ऑल्सो नोन एज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर. शिफ्टिंग कल्टीवेशन को स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहा जाता है. बर्न क्यों कहा जाता है, जल्दी से बताइए. शिफ्टिंग कल्टीवेशन को बर्न या स्लैश एग्रीकल्चर क्यों कहा जाता है, जल्दी से बताइए बेटा. बट मैम बर्न मतलब तो जलना होता है, तो जल्दी को बर्न. जलना और जलाना है ना, जलना और जलाना दोनों होता है. बर्न एग्रीकल्चर मतलब जब ट्रीज को जलाते हैं, या फेलिंग ट्रीज और जब लीव्स को जलाते हैं प्लॉट ऑफ लैंड को क्लियर करने के, दैट इज कॉल्ड बर्न एग्रीकल्चर. समझ गए. बर्न का मतलब जलना भी होता है, जलाना भी होता है. ठीक है. नोमैडिक ऑफ हर्डिंग्स. अब नोमैडिक हर्डिंग्स क्या है, वो है ये सेमी एरिड और एरिड रीजन सहारा में प्रैक्टिस किया जाता है. सेंट्रल एशिया और कुछ पार्ट इंडिया के भी हैं, जैसे राजस्थान हो गया, जम्मू एंड कश्मीर हो गया. इस टाइप की फार्मिंग में क्या होता है, जो हर्ड्समैन होते हैं वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस अपने, हर्ड्समैन मतलब जो 4 एनिमल्स को लेके घूमते हैं ना, उनको कहते हैं हर्ड्समैन. ये क्या करते हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में मूव करते हैं अपने एनिमल्स के साथ. क्यों मूव करते हैं, एनिमल्स को किसकी जरूरत पड़ती है, फॉडर एंड वाटर की, चारे की जरूरत पड़ती है ना एनिमल्स को, है ना, पता है Yes, ना आपको. ma'am. हाँ, तो फॉडर एंड वाटर की तलाश में ये क्या करते हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में मूव करते हैं अलोंग डिफाइंड रूट. इनके रूट्स बिल्कुल डिफाइंड होते हैं, क्लियर होते हैं. दिस टाइप ऑफ मूवमेंट अराइजेज इन रिस्पॉन्स टू क्लाइमेटिक कॉन्स्टेंट एंड टेरेन. ये जो टाइप्स ऑफ मूवमेंट है वो कई बार क्लाइमेटिक कंडीशंस पे भी डिपेंड करते हैं कि क्लाइमेट अगर बिगड़ गया तो ये लोग क्या करते हैं, मूव कर जाते हैं. ठीक है. या कोई टेरेन है या कॉन्स्टेंट है तो वहाँ पे ये मूव कर जाते हैं, मतलब कोई इनकी कंडीशन फेवरेबल नहीं होती तो ये क्या करते हैं, मूव कर जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह. शीप, कैमल, याक, गोट्स ये कॉमनली रेयर्ड होते हैं हर्ड्समैन के द्वारा, इनके पास ज़्यादातर ये रहते हैं. दे प्रोवाइड मिल्क, मीट. अब ये एनिमल्स क्या करते हैं, ये प्रोवाइड करते हैं मिल्क, मीट, वूल, हाइड्स एंड अदर प्रोडक्ट्स टू द हर्डर्स एंड देयर फैमिली. ये हर्डर्स को प्रोवाइड करते हैं और अदर फैमिलीज को भी प्रोवाइड करते हैं. ठीक है. ये कहलाते हैं नोमैडिक हर्डिंग्स. हर्डिंग्स का मतलब है एनिमल पालने वाले, एनिमल्स रखने वाले. नोमैडिक का मतलब है घूमने वाले, एक जगह को छोड़ के दूसरे, डिफाइंड रूट होते हैं लेकिन ये एक जगह से दूसरी जगह में मूव करते रहते हैं. क्लियर. Yes, ma'am. हाँ. अब कमर्शियल फार्मिंग में क्या होता है, मैंने बताया था कमर्शियल फार्मिंग क्या होता है बेसिकली, जल्दी से बताइए. मैम सेल्फ कंजप्शन तो सब्सिस्टेंस में था, इसमें सरप्लस कमर्शियल पर्पस से, बेचने के पर्पस से, है ना, ग्रो की जाती है. ठीक है. कमर्शियल का मतलब है सरप्लस प्रोड्यूस. सरप्लस प्रोड्यूस है ना, किसके लिए, बेचने के काम में. ठीक है. तो इन कमर्शियल फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन एंड एनिमल्स आर रेयर्ड फॉर सेल इन मार्केट. इस कमर्शियल फार्मिंग में बेसिकली जो क्रॉप्स होती हैं और जो एनिमल्स रेयर होते हैं वो मार्केट में बेचने के लिए होते हैं, है ना, मार्केट में सेल करने के लिए होते हैं. द एरिया कल्टिवेटेड एंड द अमाउंट ऑफ कैपिटल यूज्ड इन लार्ज. जो एरिया होता है, कल्टिवेटेड एरिया है, वो बिग होता है, बड़ा होता है ना. और जो कैपिटल यूज होती है वो इन्वेस्टमेंट, जैसे बड़ा लैंड क्या होगा, बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा ना, पैसे ज़्यादा लगेंगे. तो कैपिटल जो यूज होती है, कैपिटल होता है मनी, जो यूज होती है वो लार्ज होती है. मोस्ट ऑफ द वर्क इज डन बाय मशीन. ज़्यादातर काम जो इसमें होता है वो मशीन्स के द्वारा होता है. ठीक है. बेचारे छोटे प्लॉट ऑफ लैंड में तो मशीन्स परचेज कर नहीं पाते, तो ये बड़े बड़े जो लैंड होते हैं इसमें मशीन परचेज करते हैं. कमर्शियल फार्मिंग में इंक्लूड होता है कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, मिक्स फार्मिंग एंड प्लांटेशन एग्रीकल्चर. ये सब कमर्शियल में आती है ना. इन कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर कमर्शियल पर्पस. कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग जो होती है बेसिकली कमर्शियल पर्पस से होती है, मार्केट में सेल करने के पर्पस से होती है.
जो सेलिंग से जो मनी अर्न करते हैं वही उनकी अर्निंग्स होती है। तो वीट हो गया, मेज हो गया, ये कॉमन कमर्शियल ग्रोन ग्रेन्स हैं। ये ज़्यादातर बेचने के लिए उगाते हैं लोग, घर के लिए तो होता ही है। जो सरप्लस का मतलब है कि मार्केट में बेचने के लिए ग्रो करना। मेजर एरियाज वेयर कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड आर टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया। मेजर जो एरियाज हैं जहाँ पे कमर्शियल ग्रेन प्रोड्यूस होते हैं, कमर्शियल जो ग्रेन क्रॉप प्रोड्यूस होती है वो होती है टेम्परेट ग्रासलैंड में, है ना, नॉर्थ अमेरिका के, यूरोप में होता है, एशिया में होता है। दीज एरियाज आर स्पर्सली पॉपुलेटेड विथ लार्ज फार्म स्प्रेडिंग ओवर 100 ऑफ हेक्टेयर्स। जो एरियाज हैं वो स्पार्सली पॉपुलेटेड होते हैं, लार्ज फार्म्स होते हैं जो 100 ऑफ हेक्टेयर्स तक फैले रहते हैं, मतलब बहुत लंबी लैंड होती है, बहुत बड़े एरिया में ये लोग कमर्शियल जो प्रोड्यूस है वो ग्रो करते हैं। सीवियर विंटर्स रिस्ट्रिक्ट द ग्रोइंग सीजन एंड ओनली ए सिंगल क्रॉप कैन बी। जब सीवियर विंटर्स होती है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, तब केवल एक ही सिंगल क्रॉप उगाई जा सकती है। जब बहुत ज़्यादा सर्दियाँ होती है तो नहीं उगाई जा सकती, तो केवल सिंगल क्रॉप कैन बी ग्रोन। मिक्स्ड फार्मिंग, द लैंड इज यूज फॉर ग्रोइंग फूड एंड फॉडर क्रॉप्स एंड रेयरिंग। मिक्स फार्मिंग में होता है कि जो लैंड यूज़ की जाती है उसमें फूड एंड फॉडर्स, फूड के लिए भी, और फॉडर्स मतलब जो पशुओं के, एनिमल्स के चारा के लिए भी जो क्रॉप्स है वो ग्रो की जाती है। इट इज़ प्रैक्टिस, जो ये मिक्स फार्मिंग है वो यूरोप में, ईस्टर्न यूएसए, अर्जेंटीना, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका में ग्रो की जाती है। प्लांटेशन, अब ये उसी का सबका बहुत ध्यान से इसको समझना है बेटा। प्लांटेशन आर ए टाइप ऑफ कमर्शियल, ये भी एक तरह की कमर्शियल फार्मिंग ही होती है जहाँ पे सिंगल क्रॉप ऑफ टी, कॉफ़ी, शुगर कैन, कैश्यू, रबर, बनाना और कॉटन ग्रो की जाती है। लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल आर रिक्वायर्ड। प्लांटेशन के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर की ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ती है और ज़्यादा मनी की ज़रूरत पड़ती है ना। द प्रोड्यूस मे बी प्रोसेस्ड ऑन द फार्म इटसेल्फ इन नियर बाय फैक्ट्रीज। जो प्रोड्यूस है वो प्रोसेस, अब रॉ तो अपन खा नहीं लेते, वो प्रोसेस होता है। जैसे शुगर केन है, शुगर केन क्या कहा जाता है, फैक्ट्रीज में जाता है, फिर जैगरी बनती है, चीनी बनती है और बहुत सारी चीज़ें बनती है। जो प्रोड्यूस है वो प्रोसेसिंग के लिए जाता है फार्म से किसी नियर बाय फैक्ट्रीज में। द डेवलपमेंट ऑफ ए ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज दस एसेंशियल फॉर सच फार्मिंग। ऐसे फार्मिंग के लिए ट्रांसपोर्ट बहुत एसेंशियल है, नेसेसिटी है। मतलब क्यों? क्योंकि अब जैसे ये रॉ गया, गुड शुगर केन का एग्जाम्पल है, शुगर केन गया, प्रोसेस हुआ, जैगरी में कन्वर्ट हुआ, अब वो फैक्ट्री में तो रह नहीं जाएगा, फैक्ट्री से बाहर जाने के लिए क्या चाहिए अपन को? ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क होना बहुत ज़रूरी है कि फैक्ट्री से जो प्रोसेस्ड जो प्रोड्यूस है वो लोगों तक पहुँचे, रिटेलर्स तक, होलसेलर्स तक पहुँचे। इसके लिए ट्रांसपोर्ट नेटवर्क बहुत ज़रूरी है। मेजर प्लांटेशन जो है ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड में पाए जाते हैं, ज़्यादातर ट्रॉपिकल रीजन्स में पाए जाते हैं। रबर मलेशिया में पाई जाती है, कॉफ़ी इन ब्राज़ील, टी इन इंडिया, श्रीलंका आर सम एग्जाम्पल। ये सब एग्जाम्पल हैं कि कहाँ कहाँ पे ये प्लांटेशन होता है। अब जो नया जो पढ़ने जा रहे हैं वो है मेजर क्रॉप्स, कि कौन कौन सी ऐसी मेजर क्रॉप्स हैं। तो लार्ज वेराइटी ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलेशन। जो लार्ज वेराइटी ऑफ क्रॉप्स है जो ग्रो की जाती है वो जो ग्रोइंग पॉपुलेशन है, जो पॉपुलेशन है, उनकी रिक्वायरमेंट को ध्यान में रख के, उनकी रिक्वायरमेंट को, उनकी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए ग्रो की जाती है। लार्ज जो मेजर क्रॉप्स है वो क्रॉप्स आल्सो सप्लाई रॉ मटेरियल। ये क्रॉप्स क्या करती हैं? रॉ मटेरियल सप्लाई करती हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ में। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ में ये रॉ मटेरियल सप्लाई करती हैं। जो मेजर फूड क्रॉप्स है वो है वीट, राइस, मेज, मिलेट्स। जूट एंड कॉटन आर फाइबर क्रॉप्स। इसको एग्जाम्पल कई बार आ जाता है कि मेंशन 2 फाइबर क्रॉप्स, तो आपको अंडरलाइन दिस, ये फाइबर क्रॉप्स में आती हैं, जूट एंड कॉटन। बहुत क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं, बहुत क्वेश्चन ऐसे आ भी जाते हैं। इम्पॉर्टेंट बेवरेजेस क्रॉप्स। अब इम्पॉर्टेंट बेवरेजेस पूछ सकते हैं
कि मेंशन एनी टू बेवरेजेस, तो आप क्या बोलोगे? टी एंड कॉफी। तो अंडरलाइन दिस लाइन ऑल्सो। क्लियर? फाइबर क्रॉप के एग्जाम्पल जल्दी से बोलिए। 2 एग्जाम्पल ऑफ फाइबर क्रॉप। स्टूडेंट्स, मैम वीट, फाइबर क्रॉप्स अभी जस्ट मैंने बताया, जूट एंड कॉटन। और बेवरेजेस, एनी 2 एग्जाम्पल ऑफ बेवरेजेस, टी एंड कॉफी। कई बार आप रेस्टोरेंट होटल में आपको सिर्फ कुछ नहीं लिखा गया, टी कॉफी कुछ नहीं लिखा था, लिखा रहता है बेवरेज। तो इट शुड बी क्लियर। बेवरेज, बेवरेजेस, बेवरेजेस। हाँ, दैट इज कॉल्ड टी morning, एंड ma'am. कॉफी। ओके, राइस। राइस इज द मेजर फूड क्रॉप ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड का सबसे मेजर फूड क्रॉप है वो है राइस। इट इज द स्टेपल डाइट ऑफ द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स। ये स्टेपल डाइट होती है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन की। वो वीट नहीं खाते, वो सिर्फ राइस खाते हैं। राइस नीड्स हाई टेम्परेचर। राइस को ग्रो करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? हाई टेम्परेचर की, हाई ह्यूमिडिटी की एंड रेनफॉल की। इट ग्रोज बेस्ट इन अलूवियल क्लेई सॉइल। जो राइस ग्रो होते हैं, ये आप एक क्वेश्चन है, अंडरलाइन कर लीजिए। जो राइस ग्रो होते हैं वो कौन सी सॉइल में? क्लेई और अलूवियल सॉइल में। अलूवियल जो सबसे फर्टाइल सॉइल मानी जाती है, उसमें ये ग्रो होते हैं राइस। ये क्या करते हैं? ये क्लेई सॉइल वाटर रिटेन करती है ना। और जो चावल राइस है उसके लिए वाटर बहुत ज़रूरी है, तो ये वाटर रिटेन करती है। चाइना लीड्स इन द प्रोडक्शन ऑफ राइस फॉलोड बाय इंडिया। चाइना इसके प्रोडक्शन में नंबर 1 है, उसके बाद इंडिया, जापान, श्रीलंका, इजिप्ट। इन फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन एज इन वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश 2 or 3 क्रॉप्स आर ग्रोन इन ए ईयर। फेवरेबल जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, ये 2-3 क्रॉप्स इसमें एक साल में ग्रो की जाती हैं। Wheat require moderate temperature and rainfall during growing seasons and bright sunshine. Wheat को सबसे ज़्यादा किसकी ज़रूरत पड़ती है? जैसे उसमें हाई टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है, वीट में किसकी ज़रूरत पड़ती है? मॉडरेट टेम्परेचर, है ना। और रेनफॉल की भी ज़रूरत पड़ती है ग्रोइंग सीजन में, एंड ब्राइट सनशाइन की, सूर्य की रोशनी भी तेज होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ हार्वेस्ट के टाइम में। इट थ्राइव बेस्ट इन वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल। ये लोमी सॉइल में ज़्यादातर ग्रो होती है। वीट इज़ ग्रोन एक्सटेंसिवली इन यूएसए। जो वीट ग्रो किया जाता है वो यूएसए में, कनाडा, अर्जेंटीना, रशिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। इन इंडिया इट इज़ ग्रोन इन विंटर। इंडिया में ये जो वीट का जो प्रोडक्शन है, प्रोड्यूस है, क्रॉप जो ग्रो की जाती है वो विंटर्स में की जाती है। अब मिलेट्स, मैं कल we'll continue this chapter. If you have any queries regarding this chapter, you can ask. मैम, Yes, speak up बेटा। मैम आपने भी बताया था कि चाइना फर्स्ट पे, इंडिया सेकंड पे है और जापान थर्ड पे। थर्ड पे नहीं, मैम सबसे मैम मतलब ये किस चीज पे आता है? वीट पे या राइस पे? वीट प्रोडक्शन पे, मतलब इन देशों में ज़्यादा होता है। कुल मिला के ऐसा बहुत नहीं है। जैसे ये मैंने बताया था, चाइना लीड्स इन द प्रोडक्शन ऑफ राइस फॉलोड बाय इंडिया। चाइना में होता है, फिर इसके बाद इंडिया, जापान, श्रीलंका में राइस प्रोडक्शन में राइस प्रोड्यूस होता है सबसे ज़्यादा मात्रा में। चाइना, फिर इंडिया, जापान, श्रीलंका और इजिप्ट। क्लियर? यस मैम। Okay. Any other question? Is there any other doubt? नो मैम। Okay. Okay, bye and take care. Enjoy pakoras.